देश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का नंबर 1 शो भी आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज चीन ताइवान युद्ध की बात होगी, जिसके आखिरी अल्टीमेटम सामने आ गया है। चीन पहले ही ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन अब ताइवान ने भी चीन की मिलिट्री ड्रिल से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर अपना लाइव आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दिया है। ताइवान तोप तान कर समंदर में बारूद बरसा रहा है। ताजा हालात तो ये हैं कि चीन रुकेगा नहीं, ताइवान झुकेगा नहीं। ताइवान ने कैसे ड्रैगन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए। ताइवान के पास चीन गोले बरसा रहा था। अब ताइवान के तोप गोले उगल रहे हैं। अब तक चीन की सेना मिसाइल ड्रिल कर समंदर में बारूद बरसा रही थी। अब ताइवान समंदर में बारूद की आग लगा रहा है। फाइटर जेट उड़ाकर ताइवान को डराने में लगा था, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समंदर के तट पर ताइवान के तोप सज गए हैं, मिसाइलें तन गई हैं, फाइटर जेट हमले को तैयार हैं। यहां तक कि अमेरिका के भी स्पाई जेट चीन पर नजर रखने के लिए ताइवान का चक्कर लगा रहे हैं। चीन को मात देने के लिए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान का यह युद्धाभ्यास एक तरह से चीन को जवाब है। चीन की सेना को चुनौती देने के लिए ताइवान की सेना इस युद्धाभ्यास को दक्षिणी ताइवान के पिंगटुंग काउंटी में कर रही है। यह ताइवान का वो हिस्सा है जहां से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चीन की सेना जमी हुई है, जहां घोषित मियाद पूरी हो जाने के बाद भी अपने पैर वापस नहीं लिए हैं। यानी फिलहाल सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर चीन और ताइवान की सेना आमने सामने डटी हुई है। सिर्फ डटी ही नहीं है, ताइवान की सेना ने अब युद्धाभ्यास के बहाने अपनी आर्टिलरी का मुंह खोल दिया है। इस लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल को ताइवान की सेना की 8वीं कोर कर रही है। 敌人的进犯的进程，我们都会有一些不同的想定，有不同的状况。当然，敌人对我们的进犯的模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的想定来做不同的因应。ताइवान द्वीप चारों तरफ से समंदर से घिरा है। ताइवान को घेरकर चीन की सेना ने पहले सिर्फ 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। चीन के ड्रिल की मियाद रविवार को खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड ने सोमवार को भी ताइवान द्वीप के पास अभ्यास जारी रखा। चीन की सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड पर ही ताइवान पर हमला करने का जिम्मा है। ईस्टर्न थिएटर कमांड के इस एक्सटेंशन को देखते हुए ताइवान भी अपने तोपों का मुंह चीन की तरफ मोड़कर माकूल जवाब देने की चुनौती दे रहा है। 中国大陆对我们的封锁，我们还是要有一点点反制嘛，然后做个演习，也让他们知道说我们台湾是有准备的嘛。然后希望大家互相的都能够克制。打仗的话，倒霉的是老百姓。 ताइवान सेना के मुताबिक ये युद्धाभ्यास अभी सिर्फ 2 दिन 9 अगस्त और 11 अगस्त को चलेगा। इस युद्धाभ्यास में ताइवान सेना ने अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ करीब 40 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। ताइवान को अमेरिका से मिले इन होवित्जर तोपों के गोलों पर चीन की सेना का नाम लिखा है। 家园本来就是我们国军的责任，所以我们不论是形势如何，我们平常就是不断的在训练，不断的累积我们自己的实力，这才是保护我们国家最好。ताइवान सेना का हौसला
यूं ही इतना बुलंद नहीं है। इसके पीछे होवित्जर की हुंकार है, उसके गोलों की गर्जना है, जो खासकर चीन की सेना के लिए काल है। ताइवान के पास M10 9A6 होवित्जर है। M10 9A6 होवित्जर एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इसमें गोले भरने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती। इसका वजन 27.5 टन होता है। इसमें 155 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी ये होवित्जर लैस है। अमेरिका ने इन तोपों का इस्तेमाल इराक युद्ध में किया था। इसके अलावा सीरिया के सिविल वॉर में भी अमेरिका ने होवित्जर से गोले बरसाए थे। और अब इसे ताइवान की सेना चीन को करारा जवाब देने के लिए मोर्चे पर तैनात कर रही है। वहीं चीन ताइवान में बढ़ती तनातनी को देख अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के 7 टोही विमान ताइवान के इर्द गिर्द उड़ते हुए ट्रैक हुए हैं। ये ताइवान के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उड़ते हुए मिले। इन विमानों के जरिए अमेरिका चीन की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर चीन की PLA ताइवान पर अटैक करती है तो ताइवान की सेना को जवाबी हमले में आसानी होगी। Military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए युद्ध अभ्यास का इस्तेमाल किया है। वहीं इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन हमारे द्वीप जैसे मॉडल बनाकर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान का आकार देखिए, चीन के मुकाबले एक बहुत छोटा देश है। सिर्फ एक द्वीप है, लेकिन फिर भी इसने अपने हथियारों से चीन की नाक में दम किया है। कैसे, बताते हैं आपको। अभी 2 महीने पहले ही ताइवान ने एक स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल यून फेंग का परीक्षण कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो शी जिनपिंग के खौफ से घबराने वाला नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ताइवान का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा बहुत बड़ा है। फिर भी ताइवान ने रणनीतिक कारणों से आज तक अपने पास मौजूद कुल मिसाइलों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ताइपे से प्रकाशित होने वाले चाइना टाइम्स अखबार की माने तो ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। ताइवान के पास अमेरिकी मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा है। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन्हीं अमेरिकी मिसाइलों से चीनी सेना खौफ खाती है। ताइवान के पास अमेरिका में बनी पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी मिसाइल है। इसकी स्पीड 5062 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रडार दुश्मन के किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। ये मिसाइलें ताइवान सेना का सुरक्षा कवच है। इस तरह ताइवान के पास हार्पून एंटी शिप मिसाइल है, जिसे मैकडोनाल्ड डगलस ने बनाया है। ये जमीन से किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। ताइवान के पास स्ट्रिंगर मिसाइल भी है, जिसका जलवा यूक्रेन में दिख चुका है। कीव से रूस की फौज को धकेलने में स्ट्रिंगर मिसाइलों का बड़ा योगदान था। इसके अलावा ताइवान के पास वन चीएन एयर 2 ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसे ताइवान ने खुद विकसित किया है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है।
अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत का बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K चिंगको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा पार्कुपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा बड़ा नाम है M1A1 एम्बरम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वक्त सुपर एक्टिव हैं। ताइवान फ्रंट के साथ चीन जापान को भी लपेटे में लेना चाहता है। जापान के काफी नजदीक चीन बैलिस्टिक मिसाइलें गिरा रहा है। हालात इतने नाजुक हैं कि जापान भी सैनिक तैयारियों में जुट गया है, अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, अमेरिका को हथियारों की अपनी विश लिस्ट सौंपी है। मतलब चीन अगर जापान के खिलाफ छोटी से छोटी गलती करता है तो ऐसा युद्ध भड़केगा जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चीन ताइवान के बीच आग भड़केगी तो इसकी चिंगारी जापान को भी जलाएगी।
लिहाजा जापान तैयारी कर रहा है, हर वो साजो सामान इकट्ठा कर रहा है जो ड्रैगन के हमले की सूरत में जापान को महफूज रख सके। जापान के लिए ये तैयारी बेहद जरूरी है क्योंकि चीन से इसकी अदावत भी काफी पुरानी है। दुश्मनी की इस कहानी की पूरी डिटेल आपको बताएं, पहले चीन से जापान की अभी की चिंता की वजह है जान लीजिए। चीन जापान के जिन द्वीपों के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहा है उनमें योनागुनी ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान का ओकिनावा भी ताइवान से इतनी ही दूरी पर है। यही नहीं, पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह के पास चीन के जहाज गश्त लगा रहे हैं। मतलब ताइवान को घेरकर चीन जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है उसकी लपटें जापान तक पहुंच रही हैं। और जापान को लेकर चीन की राय पूरी दुनिया में जाहिर है कि जापान के कई द्वीपों को चीन अपने नाम करना चाहता है, जिनमें से एक सेनकाकू द्वीप है। जापान सेनकाकू को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि चीन और ताइवान दोनों ही इस द्वीप समूह पर अपना दावा करते हैं। चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन सेनकाकू के मुद्दे पर दोनों ही देश आमने सामने हैं। 2021 में 18 चीनी सरकारी जहाजों के जापानी नावों के पास आने के मामलों की पुष्टि हुई, जो 2020 के मुकाबले में 8 मामले ज्यादा हैं। हाल ही में द्वीपों के आसपास के पानी में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप पर तनाव बढ़ा हुआ है। और इसी बीच नैन्सी पेलोसी का जापान दौरा। नैन्सी पेलोसी का जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। यही नहीं, जापान की धरती से एक बार फिर नैन्सी पेलोसी ने चीन को ललकारा और यहाँ तक कहा था कि अमेरिका उसे ताइवान को अलग थलग करने की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद पहले से तिलमिलाए चीन की खिसियाहट बढ़ गई और वो जापान पर भी हमलावर रुख दिखाने लगा है। ताइवान के पास चीन घनघोर युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, इनमें से 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी हैं। चीन ने ये जानबूझकर किया है या ताइवान के साथ जापान से भी चीन दो हाथ करने के लिए तैयार है, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन जापान के करीब चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरने के बाद जापानी प्रधानमंत्री ने चीन से तत्काल सैन्य अभ्यास रद्द करने की मांग की है। जापान ने साफ कर दिया है कि चीन की हाल की कार्रवाई ये दर्शाती है कि अगर ताइवान के साथ कुछ हुआ तो जापान भी प्रभावित होगा। ये साफ तौर पर जापान के लिए खतरे के संकेत है। चीन की ओर से जापान को खतरा महसूस हो रहा है तो ये लाजमी है, क्योंकि जापान भले ही चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन चीन अपनी बादशाहत साबित करने के चक्कर में ये भूल जाता है और शायद ही कोई मौका ऐसा हो जब चीन जापान में तनातनी ना दिखती हो। लेकिन लगता है कि ताइवान प्रकरण ने इस तनाव की आग में घी डालने का काम किया है। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर कई सारी चीजें साफ हुई। पहली, जापान ने ताइवान पर अमेरिका का समर्थन किया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन किया। तीसरा, क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल है, ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ है।
मतलब चीन जापान को ताइवान पर हमले की सूरत में अपना शत्रु मानता है, क्योंकि जापान अमेरिका के साथ है। लिहाजा जापान के पास खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच जाता। लेकिन जापान के साथ एक बड़ी परेशानी है। दूसरे विश्व युद्ध में हार कर तबाह होने वाले जापान ने उसके बाद से ही शांति का रास्ता अपनाया और अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत वो कभी भी किसी देश के साथ होने वाले विवाद को निपटाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। साथ ही न ही वो कोई सेना रख सकता है और न ही कोई हथियार तैयार कर सकता है। लेकिन चीन के रुख को देखते हुए पिछले कुछ सालों से जापान मजबूर होकर अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। जापान को डर है कि अगर ऐसा माहौल रहा तो उसे अपने संविधान से हटकर न जाना पड़े। जापान की कैबिनेट ने अप्रैल 2022 से $47.2 बिलियन के रक्षा बजट की मंजूरी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने लगातार 10वीं बार अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। जापान का रक्षा बजट देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 1% को पार कर चुका है और शायद ये यही नहीं रुके। जापान अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक ले जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने खुद के लिए जो विशेष डिफेंस पैकेज तैयार किया है वो 2022 के लिए 55.3 बिलियन येन का है। इसका अर्थ ये है कि जापान अपने शांति के सिद्धांतों के बावजूद चीन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, जो चीन की हरकतों को देखते हुए बहुत स्वाभाविक लग रहा है। जापान ने इसके लिए हथियारों की जो विश लिस्ट तैयार की है उसके मुताबिक जापान F-35 स्टेल्थ फाइटर, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स, वॉरशिप वेपन सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। वैसे जापान के खिलाफ चीन का कोई भी मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ माना जाएगा और अमेरिका जापान को सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन खुद जापान चीन के रवैये को देखते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। चीन को माकूल जवाब देने के लिए उसे तैयार रहना ही होगा। चीन जापान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो जापान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। अगर चीन ने जापान और ताइवान के साथ आसपास के आसमान में H-6K उतार दिया है तो अमेरिका के पास उसे डराने के लिए क्या है? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। आठ इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 साल बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ करने की सोची तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अमेरिका ने जापान में लगे अपने सभी रेडार भी एक्टिव कर दिए हैं। ऐसे में चीन की एक भी हरकत एशिया में महायुद्ध भड़का सकती है। जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। 90 साल पहले 1931 में जापान के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था।
जिसके बाद जापान ने चीन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में जापान ने चीन के नानजिंग शहर के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि के मुताबिक ये साफ है कि अगर जापान पर हमला होता है तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि चीन का जापान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन ड्रैगन और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लिहाजा ताइवान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है और जापान भी तैयार है। शी जिनपिंग की युद्ध की किसी भी हरकत का करारा जवाब मिलेगा। यूक्रेन जंग के दौरान रूस और यूक्रेन जिस तरह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उसकी वजह से यूरोप में एक बार फिर चेर्नोबिल जैसा हादसा होने का एक नया खतरा मंडराने लगा है। 36 साल पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर फटने से यूरोप के कई देशों में रेडिएशन फैल गया था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ये जानने के बावजूद ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर गोलाबारी कर रहा है। परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा तो उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। यूक्रेन जंग से खड़ा हुआ नया खतरा। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमला। रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ा। तबाही का सैलाब लाएगी यूक्रेन जंग। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि इस वक्त दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कैसे यूक्रेन जंग दुनिया में तबाही के सैलाब का सबब बन सकती है। उससे पहले यूक्रेन के मैदान जंग से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें यूक्रेन की फौज की हैं, जो इस वक्त रूस की सेना पर हमला करने के लिए तैयार है। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, पांचवा रॉकेट, छठा रॉकेट, सातवां रॉकेट, आठवां रॉकेट। ये यूक्रेन की फौज के उस ताबड़तोड़ मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं जो वो रूस की सेना पर रूस के ही BM-27 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से तबाही का बारूद बरसाने की है। आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे रुख यानी रूस की बमबारी की तस्वीरें भी दिखाते हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना यूक्रेन में अपने टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। फिर कमांड सेंटर से हमले का फरमान मिलते ही ये रूसी सैन्य दस्ता ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग शुरू कर देता है। ये सब इतनी तेज और जल्दी हो रहा है कि रॉकेट की गिनती करना भी मुश्किल है। दरअसल अब रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लगातार हमले कर रही हैं। आप इस टू विंडो में देख सकते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट हमले कर रहे हैं। दाईं तरफ यूक्रेन की सेना की तस्वीरें हैं तो बाईं तरफ रूस की सेना की तस्वीरें हैं। आइए अब आपको यूक्रेन जंग से आई तबाही की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। रात के अंधेरे में धू धू जलती ये रूस की वो ट्रेन है जिसे यूक्रेन ने
अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम की बदौलत तबाह कर दिया। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस से आने वाली जिस ट्रेन को निशाना बनाया उसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कई रूसी सैनिक भी मौजूद थे। रूस के हथियारों के जखीरे को लेकर आ रही ट्रेन पर जैसे ही हाई मार्स से दागी एक मिसाइल गिरी, वहां एक के बाद एक कई विस्फोट हुए और करीब 40 डिब्बों वाली ट्रेन जलकर पूरी तरह राख हो गई। इसके बाद वहां कुछ नजर आ रहा था तो वो था धुएं का गुबार और आग के शोले। यूक्रेन जंग की तबाही की तस्वीरें तो आपने देख ली। आइए अब आपको हम उस खतरे से भी रूबरू करवा दें जो इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। बस इस एक तस्वीर को देखकर ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसके पास से उठता धुएं का गुबार इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि जंग के दौरान इस परमाणु संयंत्र पर भी गोलाबारी की गई है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपाउंड में रॉकेट गिरने के बाद बना गड्ढा, पावर प्लांट की टूटी छत इस बात की तस्दीक कर रही है कि इमारत पर रॉकेट हमले हुए। इसके अलावा कंपाउंड की जमीन में धंसा एक रॉकेट, सड़क पर बिखरे रॉकेट के टुकड़े, दीवार पर गोलियों के निशान और खिड़की का टूटा कांच। दरअसल यही वो खतरा है जो इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर यूरोप के सर पर मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन ने सोमवार को एक दूसरे पर दक्षिणी यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी करने के आरोप लगाए। परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा तो उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है, जिसकी वजह से यूरोप के देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की गोलाबारी से ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई और कर्मचारियों को 2 रिएक्टरों से उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर संगीन आरोप लगाते हुए इसे एक परमाणु हमला करार दे दिया। 9 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС. यूक्रेन का आरोप है कि ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना ने वहां हथियारों का गोदाम बना लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रूस ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र की आड़ में दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, लिहाजा उस पर परमाणु प्रतिबंध भी लगा देने चाहिए। Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це 6 енергоблоків. रूस और यूक्रेन के बीच 166 दिन से जारी जंग और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होने के खतरे के बीच अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $1 अरब के रॉकेट और हथियार देगा। The capabilities in this package include the following: additional ammunition for high mobility artillery rocket systems, or HIMARS, 75,000 rounds of 155 millimeter artillery ammunition, 20 120 millimeter mortar systems, and 20,000 rounds of associated mortar ammunition, munitions for National Advanced Surface to Air Missile Systems, or NASAMS,
1,000 Javelin systems and hundreds of AT-4 anti-armor systems. जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में गोला बारूद मिलने से यूक्रेन की सेना का मनोबल बढ़ेगा और यूक्रेन जंग पहले से भी ज्यादा भीषण हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन जंग के दौरान अब यूक्रेन की सेना पर भी रूस के कब्जे वाले इलाकों में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी करने के आरोप लगने लगे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने दोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। Все провода на крыше, как уничтожены. Перебито отопление, центральная труба. Один свист. Все устали уже, понимаете? Народ устал, мы устали уже. Донецк вообще, Горловка вообще, ДНР, все, это вообще кошмар, просто... यूक्रेन जंग के पहले दिन से रूस पर यह संगीन आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है और अपनी इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए वो एक नहीं बल्कि कई नाकाम कोशिशें कर चुका है। इसके अलावा रूस के निशाने पर यूक्रेन के बड़े और सीनियर सैन्य अधिकारी भी हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 किराए के कातिलों को पकड़ा है। ये दोनों यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव और यूक्रेन के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के चीफ किर्लो बुडानोव को जान से मारने के इरादे से यूक्रेन आए थे। यूक्रेन का ये भी दावा है कि पूछताछ के दौरान इन दोनों ने इस बात को कबूल किया है कि इन दोनों को इस काम को अंजाम देने के लिए $1.5 लाख देने का वादा किया गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूस ने उसके जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, अब उन इलाकों में रूस जनमत संग्रह करा रहा है ताकि रूस हमेशा के लिए यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा जमा सके। मतलब साफ है कि अगर अब ये जंग रुक भी जाती है तो रूस यूक्रेन के जिन हिस्सों पर काबिज है वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है।